भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हमने कल पढ़ा था और 3 राष्ट्रीय प्रतीकों को कवर भी किया था। सबसे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। उसके बाद हमने ये देखो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ सारी चीजें पढ़ी थी। कब अपनाया, किसने डिजाइन किया, लंबाई चौड़ाई का अनुपात, कितनी तीलियां हैं, कौन इस राष्ट्रीय ध्वज की जननी कहा जाता है, राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सब चीजें कब फहराना चाहिए, किसकी याचिका पर ये स्टार्ट हुआ, रात्रि में कब से फहराना स्टार्ट हुआ, ये राष्ट्रीय ध्वज की बातें थी। उसके बाद हमने पढ़ा था राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में। राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम अपनाया गया। पहला गायन कब हुआ, कहाँ पे पहली बार गाया, उस समिति के उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, रचयिता कौन, किस पुस्तक में है, कब प्रकाशन हुआ, भाषाएं क्या थी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में ट्रांसलेशन किस किसने किया, किसने धुन की, गाने का समय क्या है, कितने पद हैं, राष्ट्रगान कब गाया जाता है, राष्ट्रगीत कब गाया जाता है, क्या किसकी परंपरा है, ये सब हमने कल कवर किया था। उसके बाद लघुगान, राष्ट्रगान, उसमें अंतर, ये हमारा कल खत्म हो गया था। अब हमारा अगला प्रतीक है राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। ये देखो, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन पर राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ओके, इसको बोला जाता है अशोक स्तंभ। और क्वेश्चन इस पे पूछा था ये कहाँ से लिया गया है, तो ये सारनाथ में एक मूर्ति मिली थी, वहां से लिया गया है। दूसरा, इस चिन्ह के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसके अलावा जो यहां से प्रश्न बनते हैं वो ये है, इसको कब घोषित हुआ, तो ये उसी दिन घोषित हुआ जिस दिन हमारा गणतंत्र प्रारंभ हुआ, 26 जनवरी 1950। इसको सरकार की मोहर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ये कहां से लिया गया, तो ये मुंडको उपनिषद है, वहां से लिया गया है और यही हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। तो यहाँ पे आपके 2 राष्ट्रीय प्रतीक कंप्लीट होते हैं। एक राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और ये सत्यमेव जयते ही हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। और ये सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। और ये अशोक स्तंभ कहां से आया, ये आया था सारनाथ में। अशोक की लाट, लाट यानी कि मूर्ति को लाट बोला जाता है, वही मूर्ति जो आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई थी वो मिली थी, उसी को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा मिला। अब आप पूछो सारनाथ कहां पे है, पता है किसी को? सारनाथ कहां है? पता है क्या किसी को? कंफर्म नहीं है, शायद कर्नाटक में हो। और किसी को कुछ आइडिया? सारनाथ कहां है, पता है किसी को? सारनाथ है आपका काशी, बनारस, वाराणसी, उसके पास है, 20-22 किलोमीटर पड़ती है जगह सारनाथ। ये जो स्तंभ है इसके दाईं तरफ, ये देखो दाईं तरफ एक सांड, सांड यानी कि बैल, सांड, और बाईं तरफ दौड़ता हुआ घोड़ा है। कुल इसमें 4 पशु हैं, एक घोड़ा, सांड, सांड दाईं तरफ लेफ्ट हैंड पे घोड़ा, और उसके पीछे तो दिखाई नहीं देते एक हाथी और शेर। ऊपर 4 शेर हैं और एक शेर इसके पीछे भी है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे सांड इधर
घोड़ा, और इसके पीछे की साइड में एक हाथी है और एक शेर है, और ऊपर 4 शेर है जिसमें 3 ही दिखाई देते हैं। अब दाईं तरफ घोड़ा है कि दाईं तरफ सांड है, अगर इसमें कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपकी पॉकेट में जब भी कोई सिक्का हो, सिक्के पे ये अशोक स्तंभ बना हुआ होता है, वहां आप देख के कॉपी कर सकते हो अगर भूल जाओ तो। सांड उसमें स्पष्ट ये वाला दिखाई पड़ता है, तो वहां पे आप कंफ्यूजन जब भी हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि दाई घोड़ा किस तरफ है, दाईं तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ। तो घोड़ा दौड़ता हुआ घोड़ा लेफ्ट एंड पे है, सांड राइट एंड पे है। कुल 4 शेर हैं, ये जो ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें से किसी भी एंगल से देखोगे तो आपको 3 ही दिखाई पड़ेंगे। ये यहां से कोई डाउट हो तो बताओ। दिख रही है स्क्रीन? देख रही है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। ओके। अशोक स्तंभ आपने देख लिया। अब अगला है आपका राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है आपका? राष्ट्रीय पंचांग का नाम है आपका शक संवत। इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। और 22 मार्च 1957 से पहले जो आपका राष्ट्रीय पंचांग था वो था विक्रमी संवत, यानी कि 22 मार्च 1957 से आपका ये राष्ट्रीय पंचांग है। क्या? ये शक संवत क्या होता है? मैंने पहली बार नाम सुना है इसका। ये क्वेश्चन बाद में, पहले राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक मतलब कोई संवत। फोटो। ठीक है। शक संवत पंचांग का नाम है, जो राजा कनिष्क ने स्टार्ट किया था आपकी ईसवी स्टार्ट होने के 78 साल बाद। यानी कि जितना भी सन चल रहा होगा उसमें से अब 78 घटा दोगे तो आपका शक संवत आ जाएगा। यानी कि अभी सन चल रहा है 2021, तो शक संवत का सन क्या होगा? 2021 माइनस 78। जब कभी कैलेंडर पढ़ाएंगे तो उनको विस्तार से कंप्लीट स्टडी बताएंगे, बहुत थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, या क्लास के बाद, इस जस्ट क्लास के बाद ही इस पर चर्चा कर सकते हैं। फिलहाल राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया। इससे पहले विक्रमी संवत था। क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि राष्ट्रीय पंचांग क्या है, शक संवत कब स्वीकार हुआ? 22 मार्च 1957। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? कनिष्क के द्वारा। कब आरंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। इससे पहले क्या था? विक्रमी संवत। इसके अलावा इस शक संवत के महीना, तो शक संवत के महीने का नाम वही है जो आपके, जो आप बोलते हो हिंदी महीने के नाम, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, और इसका पहला महीना है चैत्र और लास्ट महीना है फागुन, जिस महीने आपकी होली पड़ती है। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भादों, सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, माह, पौष, ये इस तरह का पूरा इनका महीनों का क्रम है। लास्ट महीना फागुन, पहला महीना चैत्र। संक्षिप्त में इसको भारांग भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कि जो आप जो डेट लिखते हो, ये डेट किस कैलेंडर की? तो ये जो डेट है, ये इस कैलेंडर को बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। भारत का पंचांग है शक संवत, और जो आप तारीखें लिखते हो, तारीखों को याद रखते हो कौन सी तारीख है, वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर है। जिस दिन ये अपनाया गया था उस दिन तारीख थी 22 मार्च 1957 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, और ये भारांग या शक संवत के हिसाब से तारीख थी 1 चैत्र 1879। यानी कि 57 में से सीधा सीधा 78 ईयर्स घटाएंगे तो 87 आएगा। ये यहां तक समझ में आ रहा है थोड़ी बहुत कि नहीं? नहीं तो कैलेंडर थोड़ा सा क्लास खत्म होने के बाद कैलेंडर के बारे में पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं ये चीजें लिखी कहाँ रहती हैं या इसका प्रयोग कहाँ होता है शक संवत का।
आपके भारत के जितने भी राजपत्र, यानी राजपत्र का मतलब हो गया जो केंद्र सरकार पत्र जारी करती है, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञप्तियों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत के कैलेंडर का भी प्रयोग होता है। आपको उदाहरण के लिए यहां आप देख सकते हो, ये है भारत का राजपत्र, देख रहे हो भारत का राजपत्र दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ओके, इसमें कुछ तारीख लिखी हुई है, जहां पे एरो बना हुआ है, वो अभी आपको दिखाई नहीं रहा। अब देखो क्लियर दिख रहा होगा, बाकी सब आसपास की चीजें धुंधली हो गई होंगी। ये जो राजपत्र है हाँ। ये जारी हुआ था, उस दिन तारीख थी 16 मई 2019 ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। और अगर शक संवत के हिसाब से तारीख जो थी वो क्या तारीख थी, बैसाख 26 1941 ओब्लिक करके लिखी हुई है, दिखाई दे रही है। ये तारीख दिखाई दे रही है यहाँ पे, हाँ या ना? दिख रही है, ये वाली दिख रही तारीख है, ये दिख शक रही है। संवत की तारीख है। और ये कौन सी तारीख है, ग्रेगोरियन कैलेंडर की। ठीक है, ठीक है। अभी हमने ये बताया था कि इससे पहले जो कैलेंडर यूज होता था वो उसका नाम क्या था? विक्रमी संवत। यस। तो जब विक्रमी संवत था तो यानी कि 1957 से पहले जो भी प्रमुख तारीखें होंगी या प्रमुख इवेंट होंगे हमारे इतिहास में, वहां पे विक्रमी संवत में तारीखें लिखी गई होंगी। बिल्कुल सही बात है। अभी आप इस चीज को देखो, ये क्या है, आपकी स्क्रीन में कुछ दिख रहा है? हाँ। ये क्या है, क्या है ये? हाँ तो क्या है ये? ये पेज है एक, उसमें उद्देश्य का प्रस्तावना करके है। क्या है ये क्या है? उद्देश्य का प्रस्तावना। प्रस्तावना। ओ, प्रस्तावना। भारत का संविधान लिख करके कौन सी तारीख में तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नंबर। यस, यानी कि 26 नवंबर 1949 1957 से पहले आता है कि बाद में? पहले। पहले। 26 नवंबर 1949। आपको उदाहरण बता रहा हूं कि विक्रमी संवत का प्रयोग पहले कैसे होता था। अभी शक संवत का आपने यूज देख लिया, देखा अभी। अब देखो विक्रमी संवत, जब ये संविधान लिखा गया तो उसमें तारीख लिखी गई थी, आज तारीख, उस दिन की तारीख है 26 नवंबर 1949। दिखाई पड़ रही है कि नहीं? पहले ये बताओ। पढ़ रही। दिख रही है। दिख रहा है, आज तारीख 26 नवंबर 1949। उसके नीचे कुछ हिंदी में फिर तारीख लिखी हुई है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। दिखाई पड़ा विक्रमी विक्रमी शब्द? दिख रहा है। तो यानी कि दिख जो रहा है। विक्रम संवत है वो आपका जो आपका जो सन जो आप पढ़ते हो उससे जस्ट 57 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो जो सन, जो आपकी जो ईयर चल रही होगी उसमें 57 जोड़ दोगे तो आपका विक्रमी संवत आ जाएगा। और जो सन चल रही होगी उसमें से 78 घटा दोगे तो आपका शक संवत आ जाएगा। 1949 में जब 57 जोड़ोगे तो 57 में से एक 50 प्लस 56। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जब ये क्लास खत्म होगी उसके बाद 4-5 मिनट के कैलेंडर को ही पढ़ा देंगे जस्ट अभी। कुल मिला के और शक संवत का प्रयोग कैसे होता था या कैसे होता है वो समझ में आ गया? हाँ तो क्या। ओके, अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये आपका राष्ट्रीय पशु जिसको हम अगली पढ़ने वाले हैं। ये था पंचांग, आपका कंप्लीट हो गया।
पंचांग के बाद आता है राष्ट्रीय पशु। आपका राष्ट्रीय पशु क्या है? अभी है बाघ। बंगाली टाइगर। बाघ को बोला जाता है टाइगर, और टाइगर में भी कौन सा टाइगर? वो है बंगाल टाइगर, जिसका भी स्क्रीन पे फोटो देखा था। ये वाला देखो, दोबारा देख लो बंगाल टाइगर को। दिख रहा है बंगाल टाइगर? हाँ। ये हमारा राष्ट्रीय पशु है। कब से? 1973 से। तो अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, 73 से पहले क्या था फिर? क्या था, पता है किसी को? शेर। यस, शेर। देखो ये राष्ट्रीय पशु इस समय है बंगाल टाइगर, बाघ। 1973 से और 1972 तक शेर था। क्वेश्चन यहां से कभी नहीं पूछा जाएगा कि क्या है, क्वेश्चन अब पूछ लिया जाता है कि ये कब से है, तो 1973 से है। अगर और अपग्रेड करके क्वेश्चन पूछ लेगा तो वो पूछ सकता है कि राष्ट्रीय पशु का साइंटिफिक नेम क्या है, तो वह पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा। पैंथरा, जैसे बोलते हैं पैंथर, पैंथर पैंथर। टाइग्रिस, टाइगर से टाइग्रिस तो आप मिलता जुलता नाम याद रख सकते हो, पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायास। जब बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु बनाया, तो तत्कालीन सरकार, उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, क्योंकि अब राष्ट्रीय पशु बन गया है, तो इनको सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल 1973 से। उसके लिए 9 टाइगर अभ्यारण्य बनाए गए थे 1973 में, और आज की डेट में उनकी संख्या बढ़ बढ़ के हो गई है 52 टाइगर अभ्यारण्यों की। टाइगर अभ्यारण्य बोला जाता है जहां पर टाइगरों को प्रिजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 जुलाई को, जो कई बार आजकल क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। 2010 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। सबसे ज्यादा टाइगर पूरे इंडिया में मिलते हैं मध्य प्रदेश में, और इसीलिए मध्य प्रदेश को भारतीय बाघों यानी भारतीय इंडियन टाइगर्स का हाउस या भारतीय बाघों का घर भी बोला जाता है। क्वेश्चन आपका अगर बनेगा तो वो इसी बीच से बनेगा, राष्ट्रीय पशु क्या है? ये बच्चों का क्वेश्चन हो गया है। ये आ रहा है घेरा समझ में? ये 4-5 चीजें हैं कि कभी भी एग्जाम देने से पहले इन लाइंस को, इन लाइनों के बीच में जरूर पढ़ के जाएं। आगे बढ़ें। ओके। राष्ट्रीय पशु हो गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। राष्ट्रीय पक्षी आपके घरों में, आपके गांव में सबने देखा है, उसका नाम है मोर। 26 जनवरी 1963 से राष्ट्रीय पक्षी को स्वीकार किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस, बहुत लोग आपने सुना होगा। 26 जनवरी 1963 से राष्ट्रीय पक्षी को, मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना गया, और उसके 9 साल बाद भारतीय वन्यजीव संरक्षण की स्थापना हुई थी। उसके तहत भारतीय वन्यजीव संरक्षण की स्थापना कब हुई? 1972 में। इसी के तहत राष्ट्रीय पक्षी मोर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ, यानी कि 1972 के बाद आप कभी कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति राष्ट्रीय पक्षी मोर को नहीं मार सकता। अगर वो मारेगा तो उसके ऊपर वही क्राइम लगेगा जो किसी व्यक्ति को मारने के बराबर है, यानी कि उस पर हत्या का आरोप लगेगा। समझ में आ रही है ये बात? आ ये रही है। भारतीय वन्य संरक्षण क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें। ठीक है। बड़ो। बढ़ो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण, इसका वैज्ञानिक नाम, दो इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय पक्षी से।
ये देखो, ये है आपका राष्ट्रीय पशु। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प की। राष्ट्रीय पुष्प कमल, वैज्ञानिक नाम नेलुम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी का नाम है आपका गंगा। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? वो है गंगोत्री हिमनद। दो चीज, जब गंगोत्री से ये नदी निकलती है तो इसका नाम होता है भागीरथी। क्वेश्चन पूछा जाता है गंगोत्री से निकलते समय गंगा का नाम क्या है, तो वो भागीरथी। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि फिर भागीरथी है तो गंगा नाम कब पड़ा? गंगा नाम पड़ा है इसका जब ये नदी देवप्रयाग में पहुंचती है, तो देवप्रयाग के बाद इस नदी का नाम होता है गंगा, जो कि हमारी राष्ट्रीय नदी है। आपको अगर ये स्क्रीन दिखाई पड़ रही होगी, पड़ रही है कुछ स्क्रीन, कुछ दिख रहा है हाँ इसमें? दिख रहा है। ये देखो, देवप्रयाग क्या चीज है? ये रे भागीरथी। देवप्रयाग जगह का नाम है। इलाहाबाद, देवप्रयाग क्या चीज है? इलाहाबाद कोई तो बोलते हैं शायद। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। अच्छा प्रयाग का प्रयागराज, मतलब, कंफ्यूज हो गई थी देव प्रयाग और। प्रयाग का मतलब होता है जहां पे दो नदियां मिलती हैं, जहां पे नदियों का मिलन होता है, उसको जगह का नाम बुलाता है प्रयाग। और इलाहाबाद को अच्छा प्रयागराज, सुन ले पहले। अच्छा अच्छा मतलब नहीं होता। प्रयाग, हाँ प्रयाग का मतलब होता है नदियों का मिलन। राज का मतलब होता है कि जो कि नदियों के मिलन का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, इसलिए उसको बोला जाता है प्रयागराज। देव प्रयाग यानी कि इससे प्रयाग नाम से ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे नदियों का मिलन हो रहा होगा। अब ये देखो, अब अगर आपको इसकी क्वेश्चन पूछा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देव प्रयाग क्या है। अगर आप स्क्रीन देख रहे हो, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन में, तो ये देखो यहाँ पे एक है देव प्रयाग, दिख रहा है? अब जो राउंड किया है अभी, दिख रहा है कि नहीं? बताया करो यार। हाँ दिख रहा है। दिख रहा है। ओके, देव प्रयाग के ऊपर लिखा हुआ है रुद्रप्रयाग, दिखा है? दिख रहा है। दिख रहा है। रुद्रप्रयाग के ऊपर लिखा हुआ कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के ऊपर लिखा हुआ विष्णु प्रयाग। कुल मिला के जहां पे नाम के पीछे प्रयाग लिखा हुआ है, इसका सीधा साधा मतलब है कि वहां पे नदियों का मिलन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो धौली गंगा और विष्णु गंगा, जो कि बद्रीनाथ से निकलती हैं, विष्णु प्रयाग नामक जगह पर मिलती हैं। फिर आगे चल के कर्णप्रयाग नाम पर अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिल रही हैं। और देवप्रयाग में आके भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। और जब भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग नामक जगह पर मिलती हैं, तो वहीं से हमारी राष्ट्रीय नदी के नाम का होता है नामकरण, जिसका नाम है गंगा। दिखा रहा है आपको गंगा कहां से है? दिख गई गंगा? दिख है? गई। दिखी? देखो, हाँ ध्यान से देखना। देखो यहाँ अभी आपको एरो चल रहा हुआ, एरो दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? दिख ये रहा है। गंगोत्री, दिख रहा है। गंगोत्री से ये नदी चल रही है, जिसका नाम क्या है? जो नदी गंगोत्री से निकल भागीरथी। रही है उसका नाम भागीरथी। भागीरथी नदी इधर से देवप्रयाग में आई। ओके, इधर से आपकी एक केदारनाथ से नदी निकलती है मंदाकिनी। मंदाकिनी यहां तक आ रही है, रुद्रप्रयाग तक। बद्रीनाथ से दो नदियां निकली, विष्णु गंगा और धौली गंगा। जब विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियां मिली विष्णु प्रयाग में, तो नदी का नाम हो गया अलकनंदा। ठीक है? जब नदी तंत्र पढ़ेंगे, जब ध्यान से पढ़ लेंगे, कुल मिला के हमारा फोकस ये है कि जब गंगा नदी या जो हमारी राष्ट्रीय नदी है उसका उद्गम स्थान है गंगोत्री, दिखाई पड़ रहा है गंगोत्री? हाँ
हम्म, गंगोत्री से नदी निकलती है भागीरथी, और ये देव प्रयाग में आके बन जाती है गंगा। बस इतना समझना है, इससे ज्यादा समझने के लिए हमें भूगोल में जाना पड़ेगा, गंगा नदी का तंत्र पढ़ना पड़ेगा। कुल मिला के मेरा समझाने का तात्पर्य यही 3-4 नाम थे जो शायद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आ गया। ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम क्या है? गंगा डॉल्फिन मछली, या इसको बोला जाता है गंगेय डॉल्फिन। मई 2010 में इसको स्वीकार किया गया था। गंगा डॉल्फिन या गंगेय डॉल्फिन। और वो कैसी होती है गंगा गंगेय डॉल्फिन, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये है गंगेय डॉल्फिन मछली, दिखाई पड़ रही है? देख रहे हैं। यही है आपकी राष्ट्रीय जलीय जीव। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय मुद्रा। राष्ट्रीय मुद्रा सब जानते हो, रुपया। कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा आपका इसके प्रतीक से, इसके सिंबल से राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। जो राष्ट्रीय मुद्रा है उसका प्रतीक चिन्ह ये है। ये कब से है? ये है 15 जुलाई 2010 से। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसको डिजाइन किसने किया? वो किया उदय कुमार। ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है। राष्ट्रीय मुद्रा रुपया के प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किसने किया? उदय कुमार। उसने कैसे डिजाइन किया? उसने देवनागरी लिपि के र अक्षर होता है और रोमन लिपि का आर, दोनों को कंबाइंड करके आपके इस प्रतीक चिन्ह को जन्म दिया। समझ में आया? आ गया। आ गया। राष्ट्रीय मुद्रा के बाद है आपका राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार है आपका भारत रत्न। और ये क्वेश्चन ये आता है, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न कब से प्रारंभ हुआ? 1954 से। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले जब भारत रत्न दिया गया था तो कितने व्यक्तियों को दिया गया? 3 व्यक्तियों को। 1 2 3। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो आपके पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। दूसरा सीवी रमन, साइंटिस्ट। और तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति, जिनके जन्मदिन को ही हम भारतीय शिक्षक दिवस के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 लोग थे जो जिनको सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था। दूसरा, क्या भारत रत्न विदेशियों को दिया जा सकता है? उत्तर है हाँ, दिया जा सकता है। तो प्रश्न बनेगा कि अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो अब तक केवल 2 विदेशियों को भारत रत्न मिला है। पहला है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको आप सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हो, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था 1987 में, और नेल्सन मंडेला को मिला है 1990 में। नेल्सन मंडेला जब भी भारत की और दक्षिण अफ्रीका की कोई टेस्ट सीरीज होती है तो उसका नाम होता है गांधी मंडेला सीरीज। मंडेला का नाम वहां पे भी आता है। तीसरी बात, एक मदर टेरेसा थी, जो लोग बोलते हैं ये भी विदेशी थी, इनको भी भारत रत्न मिला है। तो बता दें आपको, जब मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था उस समय इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। तो मदर टेरेसा एज अ इंडियन ट्रीट होती हैं जब उनको भारत रत्न मिला। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला 2 ही विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ये इस बार के केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़े। जब पुरस्कारों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो भारत रत्न के बारे में रिलेटेड और भी कई सारी चीजें हैं, वहां विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए यही का राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम क्या है? रत्न। भारत रत्न। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, आप सब जानते हो। महात्मा क्वेश्चन गांधी।
कभी नहीं आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि राष्ट्र महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। कब कहा था? 6 जुलाई 1944 को। क्वेश्चन नंबर 2, कैसे कहां से कहा था? तो वो कहा था सिंगापुर से रेडियो पे। और उससे पहले सुभाष चंद्र बोस ने 1 महीना पहले संदेश दिया था, उसमें महात्मा गांधी के लिए शब्द प्रयोग किया था देश का पिता। उसके 1 महीने बाद उन्होंने शब्द प्रयोग किया राष्ट्रपिता, जो कि काफी पसंद आया था और महात्मा गांधी को ये दर्जा भी दिया गया है। अब अगर ये 4-5 प्रतीक और हैं। राष्ट्रीय पर्व, 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं। 15 अगस्त जिसको स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है, 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है, और एक है 2 अक्टूबर जो आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। ये 3 दिनों को हम राष्ट्रीय पर्व में काउंट करते हैं। राष्ट्रीय खेल क्या है? वो आपका हॉकी है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, इसका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, फाइकस बेंगालेनिस। राष्ट्रीय फल आम, मैंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय स्मारक वही है जहां से आपके देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। राष्ट्रीय पोशाक कोट, कहाँ का कोट? जोधपुरी कोट, इसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है, दिख रहा है? जोधपुरी है। कोट दिख रहा है? ये इसको राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा मिला हुआ है। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय विरासत, इंपॉर्टेंट चीज है ये, राष्ट्रीय विरासत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एशियाई हाथी। राष्ट्रीय ग्रंथ गीता। और सबसे मुख्य बात, यहाँ काफी सारा विवाद भी होता है, काफी लोग इसमें बड़े कंफ्यूजन में हैं, राष्ट्रभाषा क्या है हमारी? हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। तो फिर हिंदी क्या है? हिंदी राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज या आधिकारिक भाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा वो होती है जहां पे राजपाट के कामों में जो भाषा प्रयोग में आती है उसको राजभाषा कहा जाता है। जैसे आप एक पहले शब्द सुनते थे जब मुगलों के बारे में पढ़ रहे थे, या हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे कि दरबारी भाषा क्या थी। तो जो दरबारी भाषा का मतलब यही है कि उस समय उनके दरबारों में जो लिखने पढ़ने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता था उसको दरबारी भाषा कहा जाता था। ठीक उसी प्रकार दरबारी भाषा का शब्द चेंज करके उसको दिया गया है राजभाषा, यानी कि राजकाज के कार्यों में कौन सी भाषा प्रयोग होती है उसको दर्जा है हिंदी का। और जो उसके लिए एक सहायक भी है लैंग्वेज, इसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश को सहायक राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इन भाषाओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे बड़े रेड लाइट में बड़ी बोल्ड में लिखा हुआ है भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 में राजभाषा और भाषाओं से रिलेटेड पूरे प्रावधान है। जब संविधान को आगे पढ़ेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। भाग 17 जब पढ़ेंगे तो टोटल आपको और अंतर क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखो अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये संविधान के जितने भी भाग हैं इनको जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको एक भाग 17 दिखाई पड़ रहा है। देखो ये देखा भाग 17। भाग 17 में क्या लिखा हुआ है स्पष्ट? राजभाषा। राजभाषा, ठीक है। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? कोई नहीं। यस। अब आपने ये इतने अपने पढ़ लिए हैं और उम्मीद करता हूं कि समझ में भी आ गए होंगे। आपके राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय ग्रंथ, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय मुद्रा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पोशाक,
राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय नारा, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय विरासत और राष्ट्रीय पर्व। ये आपने पढ़ लिए और उम्मीद है समझ में भी आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो बताओ। राष्ट्रीय विरासत क्या चाहिए? विरासत, सबसे पहली बात तो है कि जितने भी ये राष्ट्रीय चीज हैं, इनको राष्ट्रीय दर्जा क्यों मिला? इनको राष्ट्रीय दर्जा इसलिए मिला कि इनको मतलब जब हम कहीं विश्व में जाएं तो वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको देखने के बाद हमें अपने देश की याद आए या अपने देश की लगे कि हाँ ये चीज तो हमारी ही है, उसको राष्ट्रीय उसको राष्ट्रीय प्रतीक का दर्जा दिया जाता है। तो विरासत यानी कि जो हाथी है, आपने एक चीज और देखी होगी, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो संविधान की, मैंने बताया था, संविधान की मोहर पर किसका चिन्ह था? संविधान की जो मोहर बनी थी उस पर किसका चिन्ह था? मोहर पे क्या था? हाथी था, शेर था, चीता था, भालू था, टाइगर था, कौन था? याद है? चार ऑप्शन, हाथी, शेर, चीता, हाथी क्या था। था? हाथी था। हाथी को हमारा जो गणेश जी हैं उनसे जोड़ के भी देखा जाता है, और गणेश जी ही हमारे सब हिंदुत्व में या बोल सकते हैं सनातन धर्म में सबसे इष्ट देवता का प्रतीक ही माना जाता है, इसीलिए हाथी को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा मिला हुआ है।